हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th के साइंस का 14वां चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें से यह पहला वीडियो है। चलिए इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको मिले वीडियो का नोटिफिकेशन। चलिए इसमें सबसे पहले समझना है क्या ईंधन क्या होता है। ईंधन कहता है कि ईंधन वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। जी हाँ दोस्तों, हम ईंधन उसे कहेंगे जो जलने पर अर्थात उसे जलाने पर हमें ऊष्मा मिले और प्रकाश मिले, तो हम उसे कहेंगे ईंधन। आगे की बात करते तो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल अच्छे ईंधन का गुण। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी नहीं, कहने का मतलब कि बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि बताइए अच्छे ईंधन किसको कहेंगे, अच्छे ईंधन किसे कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है कि हम अच्छे ईंधन उसे कहेंगे जो जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। जी हाँ दोस्तों, हम अच्छा ईंधन उसे कहेंगे जो जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। ये जो क्वेश्चन है अच्छे ईंधन का गुण, इसको इस प्रकार से पूछता है कि अच्छे ईंधन किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में। चलिए दूसरा नंबर देखते तो कहता है जो आसानी से उपलब्ध हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। भंडारण मतलब तो समझ रहे होंगे दोस्तों, एक जगह एकत्रित करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, परिवहन, ये दोनों क्या हो, आसान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अच्छा ईंधन। आगे देखते हो तो कहता है जो आसानी से जले। जी हाँ दोस्तों, जो आसानी से जले, ये कुछ प्रॉपर्टीज था किसका, तो गुड फ्यूल का। चलिए इसके आगे देखते हैं। कहता है जीवाश्म ईंधन। इसके आगे क्या कहता है, जीवाश्म ईंधन। हम सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि जीवाश्म ईंधन होता है क्या, किसको किसको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिख चुका हूँ कि कोयला जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के अंतर्गत जितना भी आएगा, पेट्रोलियम कहने का मतलब क्या हुआ कि डीजल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। आगे प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम, ये सब क्या प्राकृतिक गैस, ये सब को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे होता है, तो कहता है परिभाषा कि पेड़ पौधों, जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अवशेष, जंतुओं के अवशेष। अब यहाँ समझना है कि अवशेष क्या होता है। तो जब पेड़ पौधा या जंतुओं का जब मृत्यु होता है तो उसका जो शरीर होता है उसको हम बोलते हैं अवशेष। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर, जब करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अर्थात जब पृथ्वी के अंदर दब जाता तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसको हम लिखें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधनों में परिवर्तित हो जाता। फिर से समझते कहता कि जब पेड़ पौधा या जंतुओं का जो शरीर होता वह करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दब कर रहता और वह उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह क्या होता, ईंधन में परिवर्तित हो जाता। और ऐसा ही ईंधन को हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे हम लिखे हैं कोयला, पेट्रोलियम, मिस्टेक लिखा हो, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। चलिए इसके आगे देखते तो कहता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। इसमें समझना कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है।
इसमें सबसे पहले हम चित्र को समझते हैं, चित्र में आखिर क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते तो एक डम को तैयार करते हैं। देख सकते हैं ये क्या एक डम है, एक डम ले लिए। ये क्या होता है, इसमें एक इधर क्या होता है, इधर वाटर फ्लो, वाटर, इधर क्या वाटर है, इधर वाटर। यहाँ रेसिवायर होता है, यहाँ से प्रेशर इस पर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इधर देखिए तो यहाँ एक बोल सकते हैं, इसको नली बोल सकते हैं, जिससे वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, बहेगा। और यहाँ पे क्या एक टरबाइन को लगा दिए, क्या लगा दिए, टरबाइन को लगा दिए। टरबाइन क्या होता है, वह रोटेट होता है, और जैसा ही रोटेट होता है तो क्या होता है, करेंट उत्पन्न होता है, जिसको हम यहाँ क्या बोल दिए, जनरेटर बोल दिए, जनरेटर बोल दिए। और इस प्रकार से पानी क्या इधर बह जाता, फ्लो हो जाता। अब इसको समझते हैं अच्छा से कि क्या होता है इसमें। इधर क्या बहुत ऊंची स्थान पर एक डैम को बनाया जाता और वहाँ वाटर को स्टोक करके रखा जाता है। क्या करके रखा जाता, स्टोक करके रखा जाता। और इसको प्रेशर देकर यहाँ से क्या होता, जल, यहाँ क्या वाटर फ्लो, यहाँ से जल इस नली कह सकते हैं, नली के द्वारा क्या होता जाता है। ये जो वाटर होता है बहुत गतिम होता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर रखा हुआ रहता है वह बहुत ऊंचे स्थान पर रखा हुआ रहता है, उसको स्टोक करके रखा जाता है। और जैसा ही इस नली से क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है तो यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है, यहाँ एक टरबाइन को लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टरबाइन को लगा देते हैं। और जैसा ही ये वाटर इसे टकराते हुए इस प्रकार से जाता तो क्या होता है, ये टरबाइन रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है। और जैसे ही हम जानते हैं कि अगर घूमता है तो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यहाँ एक जनरेटर लगा दिए, क्या हुआ, इससे या डायनेमो बोल सकते हैं, क्या जनरेटर लगा दिए, डायनेमो भी बोल सकते हैं। जब रोटेट होता है तो जैसे इसमें क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और ये विद्युत धारा को क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई के रूप में इधर देती हैं, जिसको बोल दिए इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ये समझ में आ गया। ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसको कर सकते तो इससे एक प्रकार का विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख चुके हैं कि भारत में ऊर्जा की मांग का 25% जो है, पर 25% जो है, 25% जो है वह पूर्ति होता है किससे, तो यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ही होता है। अर्थात कह सकते हैं भारत में जो ऊर्जा की मांग है 100% मांग है, उसमें से 25% जो है वह हम किससे पूर्ति करते, तो जल विद्युत संयंत्र से पूर्ति करते हैं। इसके आगे देखते हैं तो कहता है इसमें क्या होता, तो कहता है इसमें गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जब ये यहाँ से फ्लो करता है तो इसके पास एक स्थितिज ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब सही यहाँ पे आता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या आता है तो क्या होता है, ये रोटेट होता है। रोटेट होने के कारण यह इलेक्ट्रिक करंट में को उत्पन्न करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। चलिए ये समझ में आया। अब देखते हैं इसका कुछ लाभ क्या होता, ऐसा करने से लाभ क्या होता। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है कि पर्यावरण का कोई हानि नहीं होता, पर्यावरण का इससे कोई हानि नहीं है। ये बहुत अच्छा बात है कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं है। आगे की बात करते तो कहता सेकेंड नंबर लाभ कि बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायक होते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो पानी जो फ्लो होकर नली से नीचे गिर रहा था वह स्टोक होता और उसको हम सिंचाई या बाढ़ नियंत्रण सिंचाई के रूप में भी उसका उपयोग करते, यह क्या उसका लाभ है। देखिए कोई भी चीज़ करने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता तो उससे लाभ भी होता और हानि भी होता। तो हम लाभ देख लिए, अब हानि देखते, इससे हानि क्या होता है। हम जब इससे जब विद्युत की उत्पत्ति करते हैं तो कुछ न कुछ तो हानि होता है। ये तो क्या होता है देखते हैं। कहता इसके लिए बांध बनाने में उर्वरक भूमि का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब इसका बांध बनाते, बांध किस लिए बनाते हैं, ताकि जल स्टॉक रुका हुआ रहे। जब
बांध बनाते तो जो उर्वरक भूमि होता जिसमें फसलें उगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको हम बोलते हैं उर्वरक भूमि का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, अर्थात हम उस जगह पर खेती नहीं, फसल नहीं लगा सकते, वह नष्ट हो जाता। ये क्या एक कहानी है। आगे देखते तो कहता जल विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में काफ़ी खर्च होता है। जब हम जल विद्युत संयंत्र से विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं तो उस ऊर्जा को एक स्थान से जब दूसरे स्थान भेजना होता तो काफ़ी खर्च होता है, काफ़ी खर्च होता। ये दो क्या था, एडवांटेज था, हानियाँ था, किसका, तो जल विद्युत संयंत्र का। चलिए दोस्तों इसके आगे हम लोग देखते हैं। कहता है बायोमास, जैव मात्रा। बायोमास क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। कहता है कि पेड़ पौधों तथा जानवरों के शरीर में निहित जैव मात्रा को, निहित जैव पदार्थ को जैव मात्रा कहते हैं। फिर से देखना है दोस्तों, यहाँ बोल दिया पेड़ पौधों तथा जानवरों के शरीर में निहित जैव पदार्थों को, अर्थात निहित जैव पदार्थ को क्या बोल देते, जैव मात्रा। जैसे जैव मात्रा किसको कहेंगे, जैसे देख सकते हैं लकड़ी हो गया, गोबर। लकड़ी किससे प्राप्त होता, तो हमें पेड़ पौधा से प्राप्त होता। गोबर किससे प्राप्त होता, तो हमें जानवरों से प्राप्त होता है। सूखे तने किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। पत्ते किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, इत्यादि। ये सब क्या, तो जैव मात्रा है, बायोमास है। अब देखते हैं इसके आगे की लकड़ी, वुड क्या कहता, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि जो लकड़ी है वह जैव मात्रा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह पेड़ पौधे के शरीर में निहित जैव पदार्थ होता है। चलिए कहता लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो लकड़ी है इसको हम ईंधन के रूप में बहुत लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं। अब देखते हैं इसका हानियाँ क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। क्योंकि जैसे ही हम लकड़ी को जलाएंगे तो कुछ न कुछ हानियाँ उत्पन्न होगा। देखते पहला तो कहता जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है। ये क्या हानियाँ, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता। और जलने पर अधिक ऊष्मा नहीं देता, इससे ज़्यादा ऊष्मा कौन देता, कोयला इससे ज़्यादा ऊष्मा देता है। इसलिए इसे क्या डिसएडवांटेज में आ जाता है कि लकड़ी को हम जब जलाते हैं तो ऊष्मा कम देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानने वाले हैं कि विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। विंड एनर्जी, व्हाट इज विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा हम किसे कहते हैं। आप लोग कोई सोच रहे होंगे कि पवन मतलब क्या होता है, हवा होता, और ऊर्जा, हवा ऊर्जा। सही, आप करेक्ट सोच रहे हैं, जस्ट वही होता, थोड़ा सा अंतर होता। चलिए हम इसको समझते हैं कि थोड़ा सा अंतर क्या होता। चलिए इसके आगे देखते हैं तो कहता है तीव्र गति से बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है। ये कौन नहीं जानता, सब जानता है कि जब तीव्र गति से बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है। आगे बहती हवा में काफ़ी गतिज ऊर्जा होता है। ये भी सब जानता है कि जब हवा बहती है तब उसमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होता है। चलिए आगे की बात करते हैं तो कहता इस ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों, जिसको हम बोलते हैं विंड मिल्स, को चलाने में किया जाता। अभी हमने क्या देखा, तो देखा पवन ऊर्जा, बहती हवा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। और बहती हवा में जो गतिज ऊर्जा होता है वह बहुत अधिक होता है। और यह जो गतिज ऊर्जा होता है इसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो पवन चक्कियों को चलाने में करते हैं। अब जानेंगे कि भाई पवन चक्की क्या होता है, ये कैसे चलता है,
ये तो समझना है ना कि ये तो हम बोल दिए कि जो पवन ऊर्जा होता उसका उपयोग हम करते पवन चक्कियों को चलाने में। अब जानना कि पवन चक्की होता है क्या। चलिए अब बात करते पवन चक्की की। तो कहता है पवन चक्की कि एक ऐसी उक्ति है, अर्थात कह सकते एक ऐसा डिवाइस है, किसको, विंड मिल को, पवन चक्की को, जो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हम कह सकते हैं कि जो पवन ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता उसको कौन, तो पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा में भी बदल देता है या और विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकता है, ये दोनों में बदल सकता है और उसी को हम बोलते हैं क्या, पवन चक्की। अर्थात कह सकते हैं कि हम पवन चक्की को की सहायता से, पवन चक्की की सहायता से पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। आगे की बात करते हैं तो कहता है किसी भी पवन चक्की को संचालित करने के लिए वहाँ का पवन का वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना आवश्यक है। इसको समझते हैं। कह रहा है कि किसी भी पवन चक्की को संचालित करने के लिए, अर्थात पवन चक्की को चलाने के लिए, पवन चक्की को चलाने के लिए वहाँ का जो पवन का वेग जो होना चाहिए वह कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना आवश्यक है, कम से कम बोल रहा है। जहाँ पवन चक्की को संचालित करना है वहाँ का पवन का वेग कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक बंदा एक व्यक्ति है, वह साइकिल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। क्या करता है, चलता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जैसा ही हम घंटा बोल दिए और यहाँ पे किलोमीटर बोल दिए कितना, 5, तो इसका कहने का मतलब क्या कि वह जो बंदा था वह एक घंटा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैसे हम कहीं पे देखते हैं लिखा हुआ रहता कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं रोड रहता है, सड़क रहता है, उसके किनारे लिखा हुआ रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कहने का मतलब क्या होता है, उसको लिखने का मतलब क्या होता है कि ये जो लिख रहा है प्रति घंटा, अर्थात उस सड़क रोड पर जो भी गाड़ी चलेगा वह कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। अर्थात कहने का मतलब कि वह जो गाड़ी होगा वह एक घंटा में वह ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा। यहाँ कहने का मतलब क्या कि एक घंटा में जो पवन है उसका वेग कितना होगा, कितना दूरी तय करना चाहिए, तो एक घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कौन, पवन। तब हम कह सकते हैं कि उस स्थान पर पवन चक्की को संचालित हो सकता है, पवन चक्की संचालित हो सकता है। यह पवन चक्की को संचालित करने के लिए कम से कम वेग है। क्या वेग है, चलिए ये समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि बताए पवन चक्की को संचालित करने के लिए वहाँ का वेग कितना होना चाहिए, कम से कम, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए आगे की बात करते हैं। तो कहता पवन चक्की का उपयोग विशेष रूप से जल पंप वाटर पंप में तथा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है, यह कह रहा कि हम पवन चक्की को सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं जल पंप, वाटर पंप में और विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं। अब समझेंगे पवन चक्की कैसा होता है, पवन चक्की का फिगर क्या है, डायग्राम क्या। चलिए डायग्राम की बात करते हैं। तो कहता है
ये पवन चक्की का 3D इमेज है, 3D इमेज है। इस प्रकार से पवन चक्की लगा हुआ रहता है फील्ड में, कहाँ फील्ड में। और इस स्थान का जो पवन का वेग होगा वह कम से कम कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका डायग्राम देखते तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहता है। ये क्या होता, तो दो या तीन ब्लेड लगा हो, इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लेड्स बोलते हैं, जो कि रोटेट करता है, घूमता है। ये क्या करता है, इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से रोटेट करता। ये क्या होता, शिफ्ट होता। अब इधर लगा देते गैल्वेनोमीटर, जो कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या, किसी भी सर्किट में अगर धारा फ्लो कर रहा, बह रहा, तो उस धारा को क्या करता, मेजरमेंट करता है। कौन, गैल्वेनोमीटर से मेजरमेंट करते। ये हम पढ़े थे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अगर आप हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। कहता पवन चक्की में एक पहिया होता है जिसमें विशेष प्रकार की पंखुड़ियाँ, जिसको हम बोलते हैं ब्लेड्स। ये क्या है, ब्लेड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियाँ लगी रहती है। अब पहिया किसको बोलते थे, इसको बोलते हैं क्या, पहिया। आगे देखते हैं, एक खंभे के ऊपर व्यवस्थित वह पहिया अपने धुरी अर्थात एक्सिस, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस, इसको बोल सकते हैं क्या, एक्सिस के प्रति तेज हवा के कारण घूमती। इसको देखने से लगता है जिस प्रकार से फैन रोटेट करता है उसी प्रकार से, उसमें थोड़ा सा अंतर है। फैन क्या होता है, वह रोटेट होता है किसके कारण, तो विद्युत ऊर्जा के कारण, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के कारण वह रोटेट होता है। लेकिन ये किसके कारण रोटेट हो रहा है, तो पवन ऊर्जा के कारण यह रोटेट होता है। यही दोनों में अंतर होता है। ये क्या होता है कि फैन क्या होता है, हमें स्थितिज ऊर्जा देता है, लेकिन ये हमको क्या देता है, विद्युत ऊर्जा भी देता है और स्थिति ऊर्जा भी दे सकता है। ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। लेकिन दोनों का काम क्या, एक ही है। यह जो रोटेट हो रहा है वो पवन ऊर्जा से हो रहा है, और फैन जो रोटेट होता है वह इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा से रोटेट होता है। आगे की बात करते हैं। कहता है दुनिया में पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत का उत्पादन करने में, अर्थात दुनिया में, विश्व में पवन ऊर्जा से जो विद्युत का उत्पादन करने में डेनमार्क जो देश है उसका स्थान प्रथम है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, कहता कि विश्व में जो पवन ऊर्जा द्वारा जो विद्युत की उत्पादन होती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है वह डेनमार्क है। अब बात आता है कि तो हमारा देश अर्थात भारत किस स्थान पर है, तो देख सकते हैं हमारा देश भारत जो है वह 5वां स्थान पर है। आगे इसीलिए कह देता कि डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी। जब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लेकर आएंगे तो उसमें ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि आ सकता, ये सब क्वेश्चन हम जरूर उसमें बताएंगे। फिर से इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे की बात करते तो कहता है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। इसके आगे हम लोग बढ़ गए किस पर, सौर ऊर्जा पर। सौर ऊर्जा में कहता है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा जो सन से निकलता है उसको बोलते हैं सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहलाता है। जो सन से ऊर्जा निकलता है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, और यह ऊर्जा उष्मा एवं प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं सोलर एनर्जी, वह हमें ऊर्जा और उष्मा और प्रकाश के रूप में हमें
प्राप्त होता, प्रकाश के रूप में प्राप्त होता, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होता। यहाँ पे आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सोलर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं सूर्य प्लेट, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सोलर सेल किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं गांव में सूर्य प्लेट, जिसको हम बोलते हैं सोलर सेल किसे कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हम वीडियो जैसा ही अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए, धन्यवाद।